गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पहले के दो फ्यूजिंग के मेरे वीडियोस में आपने उनके बारे में जाना कि फ्यूजिंग क्या है, रेजिन्स क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रेसेस का यूज़ किया जाता है उनको फ्यूज़ करने के लिए। मेरा जो कंटिन्यूशन में ही थर्ड फ्यूजिंग का जो वीडियो है, इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्यूजिंग किस तरह से की जाती है, किस तरीके से उनका गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है और क्या क्या उनके दोष होते हैं। फ्यूजिंग जो है, इसको करने के लिए कई मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ संकेतों का प्रयोग किया है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जो अगर ब्लू कलर का जो पार्ट आप डायग्राम्स में देखेंगे तो वो दिखा रहा है कि टॉप क्लॉथ है जो कि हमें कपड़े पर बाहर की साइड दिखाई देगा। सेकंड जो वाइट कलर में दिखाया है, ये अस्तर का या इंटरलाइनिंग का कपड़ा को शो करेगा। और जो गोल चित्र हैं, जहाँ पे मैं गोलाई के चित्र यूज़ किए हैं, वो रेजिन को बता रहे हैं कि रेजिन कहाँ पर किस तरीके से लगाया जाता है। इसकी अलग अलग विधियाँ हैं। सबसे पहला है एकल फ्यूजिंग या सिंगल फ्यूजिंग। यह जो फ्यूजिंग है, इसके अंदर हम एक आधारभूत कपड़े के एक तरफ गोंद लगा देते हैं। इंटरलाइनिंग जो है उसके एक तरफ गोंद लगा देते हैं और सबसे नीचे हम जब बक के ऊपर, जैसे मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ प्रेस में बक क्या होता है और हेड क्या होता है, तो बक जो है नीचे वाला जो प्रेस का एरिया होता है, उसके ऊपर हम टॉप कपड़े को बिछा देते हैं। उसके ऊपर इंटरलाइनिंग के एक सतह पर हम रेजिन लगाने के तरीके भी मैंने आपको बताए थे, चाहे लेपित करके हो, चाहे रोलर्स के द्वारा लगाए गए हो या दानेदार हो। रेजिन्स की सतह लगा दी जाती है और उसके ऊपर हम इंटरलाइनिंग वाला कपड़ा रख देते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है कपड़े को रखने का। और फिर इसको जब हम प्रेस के बीच में ले जाते हैं और उसको दबाव और ताप दिया जाता है एक निश्चित सीमा तक, तो रेजिन पिघल कर उसको चिपका देती है और वो एक एकल मेथड कहलाता है। इसको कहते हैं रिवर्स फ्यूजिंग। सेकंड टाइप है। इसमें आप देखिए ये उल्टा है। इसमें रेजिन वाला कपड़ा नीचे है और टॉप वाला कपड़ा, इंटरलाइनिंग वाला कपड़ा नीचे है और टॉप वाला कपड़ा ऊपर है। और इससे क्या है, ज़्यादातर ये वाली जो यूज़ की जाती है रिवर्स, ये जो होती है, ये शर्ट और ब्लाउज़ के कॉलर्स भी की जाती है। इसमें जब भी हम कॉलर्स में करते हैं तो रिवर्स रेजिंग ये फ्यूजिंग करते हैं, जिसमें हम इंटरलाइनिंग को नीचे रखते हैं और टॉप वाले कपड़े को हम ऊपर रखते हैं और बीच की सतह में वही रेजिन है। थर्ड है सैंडविच फ्यूजिंग। ये जो फ्यूजिंग होती है, इसमें कपड़े के दोनों ओर से गर्मी दी जाती है या हीट दी जाती है और इसमें एक साथ हम दो कपड़ों को फ्यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उत्पादन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और दोनों के जिनकी रेजिन की सतह दोनों में ऊपर की तरफ होती है और इसमें जो है ताप और दबाव बिल्कुल निश्चित और निश्चित समय के लिए किया जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अंतर होता है तो ये चारों सतह आपस में चिपक जाती हैं, इससे नुकसान हो जाता है। जबकि हमें दो सैंडविच हैं, यानी कि हमें दो सतह ऊपर वाली और दो सतह नीचे वाली को चिपकाना है हमें, जिससे कि हम दो हिस्सों को अलग अलग कर सकें। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत समझदारी से करना पड़ता है। ये देखिए, ये दो हैं। ऊपर वाले में टॉप कपड़ा ऊपर है, नीचे रेजिन है और उसके नीचे इंटरलाइनिंग है। उसके ऑपोजिट जो है, जैसे हमने एकल के अंदर किया था, वो रिवर्स वाला है, ये एकल वाला है। इन दोनों को साथ रख देते हैं और जब इनको प्रेस करते हैं तो इतना दबाव और इतना समय और इतना ताप देना चाहिए कि हम इनको दोनों को बीच से अलग कर सकें। नहीं, अगर हम उसको प्रॉपर नहीं देते हैं तो चारों सतह आपस में जुड़ जाती हैं। इसलिए इसके लिए कुशलता की आवश्यकता होती है। अब है डबल फ्यूजिंग। इसके अंदर हम दो प्रकार के इंटरलाइनिंग को एक साथ जोड़ते हैं। फ्यूजिंग के दौरान तापमान को नियंत्रित करने की ज़रूरत आपको हर फ्यूजिंग में चाहिए। तापमान, समय और दबाव, ये तीनों चीज़ें नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है।
ख़ास तौर से ये वाले जो डबल फ्यूजिंग की जाती है, ये जो भी हम पट्टी, कॉलर और किसी की बटन पट्टी यूज़ करते हैं वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टॉप फ्यूजिंग या शीर्ष फ्यूजिंग। इसके अंदर हम इंटरलाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ नहीं करते हैं। दोनों ही कपड़े जो हम यूज़ करते हैं वो टॉप फैब्रिक यूज़ करते हैं और उसके बीच में हम रेजिन लगा देते हैं। अब जो है फ्यूजिंग प्रक्रिया के कुछ, ये जो फ्यूजिंग प्रक्रिया हमने पढ़ी है इनके कुछ दोष होते हैं, और ये दोष जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्ट्राइकिंग बैक, स्ट्राइकिंग थ्रू और दूसरे। तो स्ट्राइकिंग बैक में क्या होता है, अगर हमारा दबाव, तापमान और समय जरा भी अनियंत्रित हो जाता है तो इंटरलाइनिंग के नीचे से रेजिन जो है निकलकर ऊपर आ जाता है, और जो चारों सतह में आपको कह रही हूँ चिपक जाती हैं, वो जो खराबी होती है वो स्ट्राइकिंग बैक की वजह से ही होती है। नेक्स्ट जो खराबी हो जाती है वो है स्ट्राइकिंग थ्रू। स्ट्राइकिंग थ्रू में क्या होता है कि अगर तीनों चीज़ें अगर सही नहीं है, तापमान कम है या तापमान बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो जो रेजिन है पिघलकर सतह के ऊपर आ जाता है और धब्बे के रूप में चिपक जाता है, और इससे कपड़े की शो खराब हो जाती है। के अलावा जो और समस्याएं भी उसमें आती हैं वो बबल्स बन जाते हैं, कर्ल हो जाता है रेजिन, या फिर रंग ही चेंज हो जाता है से कपड़े पे लहरों का प्रभाव नज़र आने लग जाता है, या कपड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कभी कभी सिकुड़ जाता है, कई बार इतनी ज़्यादा शाइन आ जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए होती है, या फिर गोंद जो है वो कपड़े की सतह पर दिखाई देने लगती है। जो फ्यूजिंग है, अब ये जो दोष ना आए इसके लिए हमें ताप, दाब और समय को नियंत्रित करना पड़ता है, और इसके लिए हमें उनको कंट्रोल करेंगे तभी हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो क्वालिटी कंट्रोल को हम करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले है फ्यूजिंग तापमान या टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें फ्यूजिंग में प्रॉब्लम आती है, और हमारा टेम्परेचर सही है या नहीं इसको नापने के लिए हम पायरोमीटर या थर्मोपेपर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर सही नहीं है तो उनका कलर चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमें टेम्परेचर को सही ढंग से कंट्रोल करना है। अगर हम टेम्परेचर बहुत कम ले लेंगे तो जो ये देखिए मैंने आपको इस चित्र में दिखाया, नीचे टॉप क्लॉथ है, उसके ऊपर रेजिन है और सबसे ऊपर इंटरलाइनिंग है। अगर हमने टेम्परेचर बहुत कम रखा है तो क्या होगा, रेजिन पिघलेगा ही नहीं, इससे क्या होगा वो आपस में चिपकेंगे नहीं, और ऊपर ये जाएगा नहीं पिघल के तो चिपकेंगे नहीं, और कपड़े में कोई मजबूती नहीं आएगी। हमारा जो मकसद है वो फ्यूजिंग का वो मकसद पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर रख देते हैं तो क्या होगा कि वो पिघल कर कपड़े के ऊपर आ जाएगा, या फिर जब वो सूखता है तो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा। देखिए फ्लैट हो गया, वो पहले से ही, वो क्रिया होने से पहले ही फ्लैट हो जाता है और कपड़े को बहुत ज़्यादा कठोर बना देता है। तो तापमान को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम फ्यूजिंग प्रेशर को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसको जांचने के लिए भी हमें प्रेशर पिल का प्रयोग करना पड़ता है। प्रेशर पिल के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा प्रेशर सही है या नहीं है। यदि हमारा दबाव बहुत कम होता है तो क्या होगा, जो हमारे रेजिन है वो पिघलेंगे ही नहीं, वो गोल के गोल रहेंगे, चपटे नहीं रहेंगे, और वो कपड़ों के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि वो जो हमारा असली काम है कि फ्यूजिंग का, वो फ्यूजिंग उसमें नहीं होगी। और अगर हम दबाव बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा कि कपड़े के ऊपर लहरों का प्रभाव आ जाता है, कपड़ा कठोर हो जाता है, कई बार जैसे मैंने आपको बताया था पारदर्शी हो जाता है, तो क्योंकि रेजिन ऊपर आके प्रेशर से कपड़े को पारदर्शी बना देता है। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ है फ्यूजिंग का टाइम भी बहुत नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि टाइम कितनी देर तक हमें हीट देनी है, कितनी देर तक दबाव देना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये भी हमने नियंत्रित नहीं है तो भी फ्यूजिंग हमारी प्रभावित होती है। यदि हमारा समय बहुत कम होता है तो हमारा रेजिन पिघलेगा ही नहीं, और
पिघलेगा नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा, ना कपड़े में वो पिघलेगा तो है नहीं, कपड़ों में पेनिट्रेट नहीं होगा और हमारे कपड़े को भी मजबूती नहीं मिल पाएगी। ये देखिए गोल की गोल हमारी रेजिन पड़ी है। और समय अगर हम बहुत अधिक करेंगे तो वो चिपचिपाहट खो देता है। पहले चिपचिपाहट होती है उसकी, फिर बहुत देर तक करते हैं तो अपने आप में ही वो कठोर हो जाता है और उस पहले ही ज़्यादा कठोर होकर अपनी चिपचिपाहट खो देता है, जो कि जिसका असली मकसद चिपचिपाहट रखना है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, फिर हमारी फ्यूजिंग प्रभावित हो जाती है। हमारी पीलिंग की ताकत भी हम देखते हैं कि फ्यूजिंग के बाद उसके ऊपर फ्यूज़ जो हमने किया है वो उसकी पीलिंग ताकत कितनी है, कितने उसमें रोए पड़ आ रहे हैं, रोए उसमें ज़्यादा तो नहीं आ रहे। फिर कूलिंग जो है वो हमारी कूलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, सही समय पर सही देर समय तक की कूलिंग होनी चाहिए। ये अगर हम बहुत जल्दी पहले कूलिंग कर देंगे तो फ्यूजिंग होने से पहले ही वो टाइट हो जाएगा, और अगर हम बहुत देर बाद कूलिंग करेंगे तब तक हमारे रेजिन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो हमारा फ्यूजिंग बिल्कुल सही नहीं रहेगा। हम जो भी फ्यूजिंग करते हैं तो उसका जो रेजिन है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी वॉशिंग के साथ स्टैंड करे। ये नहीं कि जितनी बार भी हम वॉशिंग कर रहे हैं हमारा फ्यूजिंग ख़राब हो जाए उसकी। अब हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी के लिए। वो चैलेंजेस कौन से हैं? अगर हम देखें तो आधुनिक फैशन की इंटरलाइनिंग, जो आजकल के कपड़े बहुत सॉफ्ट लोग पसंद करते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, जाली के होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंटरलाइनिंग इफ़ेक्ट करती है। आजकल के कपड़े तापमान के लिए, दबाव के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। कपड़े लोचदार होते हैं और इंटरलाइनिंग के लिए जो कपड़े मिलते हैं वो हल्के और पतले होते हैं। और हम कौन कौन से कपड़ों में इंटरलाइनिंग करते हैं वो है स्कर्ट्स के अंदर हो रही है, कमरबंद, ओवरलैप, अंडरलैप, ब्लाउज़, शर्ट के कॉलर्स पे, बटन पट्टी पे, जैकेट्स के कॉलर्स पे, पॉकेट, फ्लैप, पॉकेट ओपनिंग, इन सब के इन पार्ट्स में, परिधान के ज़्यादातर ये पार्ट्स हैं जो कि मजबूती चाहते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा फर्म दिखाना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है, और वहाँ पर हमें कपड़ों की फ्यूजिंग की जाती है। आपका फ्यूजिंग का टॉपिक पूरा अब ख़त्म हो चुका है। आशा है आपको फ्यूजिंग पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।